बाद ब्रांचेस आई, ब्रांचेस का ये विस्तार रहा और फिर इतने बच्चे होने के बाद फिर सिलेक्शंस की डिमांड, बिना पर्चे बिना खर्ची, और फिर सरकार के साथ भी पेपर लीक होने के ऊपर दो हाथ, और फिर वहां से सरकार का साथ भी दिया क्योंकि बिना पर्चे बिना खर्चे की योजना बचानी थी। ये सफर के तुम लोग साझीदार हो। ये सारी बातें पता है तुम्हें? यस वेरी गुड। तो आज नया क्या बताओ? पार्टी तो रसगुल्ले खिला देंगे तुम्हें। डीजे इतनी गर्मी में कोई नहीं सर, कोई नहीं, कोई लगवा दो हो गया था। कुछ दिक्कत नहीं है, जो पापा की पूरी है ना बेहोश होकर पड़ गई तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी। ना पड़े इस चीज में, ना पड़े नहीं इस चीज में पड़े बहुत ज्यादा कर दी है। कोई नहीं सर। चलो मैं एक बात बताता हूँ जो आज तक नहीं बताई है किसी को। बताओ आपके दोस्त आपको कैसे प्रभावित करते हैं? तो आईसीएस जैसे यहाँ पर पहुंचा, आईसीएस के यहाँ पहुंचने में, आईसीएस के बनने में, अब मुझे लग रहा है मेरे पास मानने नहीं रहा। एयरबैंड पहन लो, एयरबैंड पहन लो सर। बहुत बढ़िया। एक तो अजय शर्मा का मैं थैंक यू बोलूं। उसने मुझे कहा कि सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, पढ़ करके सरकारी नौकरी लग सकते हैं, और जैसे सब लोग बोलते थे वैसे ही मैंने उसका कई बार मजाक भी उड़ाया, पर उसने कई हफ्ते तक लगातार प्रयास करके मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए कन्विंस किया, और वहां से मैंने सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू की। अब सरकारी नौकरी की तैयारी शुरुआत में तो मैं एनडीए की तैयारी करने गया था क्योंकि वो एनडीए की तैयारी कर रहा था, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि सिविल में भी पढ़ के लग सकते हैं, तो मैंने सीजीएल में अपना जो है कन्वर्ट करवाया और सीजीएल का बैच मैंने लिया। उसने अपने जो है लालच में जो है मेरी तैयारी शुरू करवाई थी कि मुझे भी फायदा होगा, ग्रुप में बैठ के पढ़ लिया करेंगे, पर मैं उसका साथ तो उसमें नहीं दे पाया, लेकिन मैंने जो है तैयारी शुरू वहां से जरूर करी। अब वो कर्नल की पोस्ट पर है अजय शर्मा। तब मैं ज्वाइन करता तो मैं भी कुछ ना कुछ हो ही जाता ऐसा। मेरी बहुत सारी भर्तियां वैकेंसी हुई जो है कंप्लीट हुई थी, नौकरी लगी थी, वहां से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच जाता। असिस्टेंट कमांडेंट लगा था मैं सीआरपीएफ में, 2000 वाले पेपर दे करके लगा था। 2001 वाला मेरा बैच होता, अगर मैं ज्वाइन करता तो ज्वाइन नहीं किया था। 2000 वाले बैच उसमें मेरे साथ हुआ थे, वो 7-8 साल तक जॉब करके आए थे। पहले वो असिस्टेंट कमांडेंट रहे, फिर डिप्टी कमांडेंट रहे, फिर उन्होंने जॉब छोड़ दी विद फैमिली रीजंस। उनके बहुत सारे सर्कल तो वो वही था, उन्होंने जॉब की। तो असिस्टेंट कमांडेंट, फिर डिप्टी कमांडेंट, फिर क्वाइसी और उसके बाद कमांडेंट। लास्ट टू लास्ट 2-3 साल पहले हम लोग कश्मीर घूम के आए थे, तो एक कमांडेंट के जो कि वो मेरा साथ वो उसके दोस्त थे, उनके घर वहां जा करके रुके, उनकी लाइफ देखी और सब चीजों को कंपेयर किया। अच्छा एहसास हुआ कि मैंने तुम लोगों को पढ़ाने का डिसीजन लिया। उसमें कहीं पर भी किसी भी जॉब या बाकी चीजों से कम बिल्कुल नहीं हूं मैं कहीं पर भी। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो एक पहला थैंक यू सरकारी नौकरी का रास्ता दिखाने वाले अजय शर्मा को। दूसरा, उसके बारे में मैंने कभी नहीं बोला, उमेश चौधरी था, सहारनपुर से था, दिल्ली रहता था, हमारे बैच में पढ़ता था। वहां बैच में पढ़ने के दौरान दोस्ती हो गई। जब बैच पूरा हुआ तो उसने मुझे प्रेरित किया कि पढ़ा ले। किसी कोचिंग सेंटर में टीचर की जरूरत थी, मैथ टीचर की, और उस उमेश शर्मा ने एक बार नहीं कई बार कहने के बाद फाइनली जो है जो बात थी वो ये थी, जैसे अजय शर्मा ने भी बहुत कई बार कहा और उसने भी कई बार कहा कि अगर तू पढ़ाएगा
तो जो सबके डाउट है वे तेरे डाउट बनके क्लियर हो जाएंगे, और अगर तू सिर्फ पढ़ेगा तो सिर्फ तेरे डाउट क्लियर होंगे। और इस लाइन के कारण फिर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये दूसरा थैंक यू उमेश चौधरी को, और तीसरा थैंक यू तब तक मैं पढ़ रहा था, तैयारी कर रहा था, नौकरी लग जाता, यहाँ तक मैं सोचता था। तो एक कृष्ण माथुर था, वो दोस्त तो मेरे छोटे भाई का था, लेकिन मिलना जुलना ये वो हालचाल लेना और लगभग हम उम्र हम लोग थे। तो फिर उसने कहा कि अगर तुझे पढ़ाना आता है, इस कंपटीशन का स्कोप बहुत है और हम लोग सेंटर खोल ले। सेंटर खोलने का जो मन में आइडिया तो वहीं से था, जो लोग जो है सेंटर ओनर थे उनकी लाइफ और उनकी अचीवमेंट्स को देख करके ऐसा फील होता था कि सेंटर खोल ले। लेकिन उस कृष्ण माथुर ने जो है एक सेंटर खोल रखा था कंप्यूटर का, बोला इसके अंदर कर लेते हैं, अगर कुछ आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो तेरा नुकसान बिल्कुल नहीं है। हमने पहली बार वहां पर सेंटर खोला था, तो उसमें जितना हमारा खर्चा था उससे कुछ ना कुछ ज्यादा ही आ गया था, 2-4-10,000 रुपए ज्यादा ही हुए थे। उस टाइम पर इतने रुपए भी बहुत होते थे। तो हम लोगों का ये पहला एक्सपीरियंस, जैसे आपके फ्रेंड्स कैसे हैं और कैसे आपकी लाइफ चेंज होती है, ये एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताता हूँ। आ रहा समझ में? यस सर। बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे रहे जिनमें बुरी आदतें पड़ी और उन दोस्तों को मैंने छोड़ा। अब ये टोटल डिपेंड तुम्हारे ऊपर करता है, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे टीचर्स, फिर बाकी लेक्चर, ज्ञान, सब बातें तुम लोगों को बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बताते रहते हैं। उसके अंदर तुम्हारा साथ खराब लोगों का रहेगा, तुम गलत डिसीजन लोगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। साथ अच्छे लोगों का है, अच्छा डिसीजन लोगे फिर तुम्हारा मामला सुधर जाएगा। बिगड़ने वाले भी तुम हो, सुधरने वाले भी तुम हो, इस बात को मैं भी ऐसे समझता था। और जहां जहां मुझे लगता था कि ये मामला गलत है, उन लोगों को मैंने छोड़ा, और जहां जहां लगता था ये मामला सही है, तो दोस्तों की राय मैटर जरूर करती है। इस प्रकार से तुम लोगों को ध्यान देना चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? यस सर। हम लोगों ने 2008 में सितंबर में सोनीपत में पढ़ाना शुरू किया था सुरेश सर के साथ। तो एक बड़ा थैंक यू सुरेश सर के नाम, क्योंकि उन्होंने शुरुआती पैड दिया, शुरुआती मंच दिया, उनके कारण हमने यहाँ पर शुरुआत की। और फिर पता नहीं क्या रहा क्या नहीं रहा, पर 6-8 महीने की हमारी पार्टनरशिप के बाद हम लोग अलग अलग हो गए। मैं आज भी सुरेश सर की बहुत इज्जत करता हूँ, रिगार्ड करता हूँ। और जो टाइम सुरेश सर के साथ मेरा था, दैट वाज बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। हुआ क्या, जैसे पहले तो बचपन में थे, हमें कुछ पता नहीं था, फिर मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, तो सारे घर की जिम्मेदारी, सारी चीजों की जिम्मेदारी मेरे सर पर थी। जिम्मेदारी के साथ रहना और फ्री में रहना, ये बहुत फर्क होता है। तो जिस टाइम पर मैं सुरेश सर के साथ था, उस टाइम पर मैं टोटल फ्री था कि कुछ भी घटना घटी सुरेश सर को बता देंगे, वो अपने आप संभाल लेंगे। और कोई आदमी सर पर है, कोई संभालने वाला है, तो उससे ज्यादा बढ़िया जिंदगी आपकी नहीं हो सकती है। मेरा थोड़ा सा मामला ज्यादा जल्दी बिगड़ा, मेरे पिताजी थोड़ी सी जल्दी एक्सपायर हो गए। उसके बाद सुरेश सर के साथ वो अच्छा टाइम था, लेकिन उस टाइम को भी वो जो है बहुत छोटा ही टाइम था। जिम्मेदारियों में ही लाइफ बहुत ज्यादा चली गई। हर बात के ऊपर जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है, मैं महसूस करता हूँ, और इस कारण से ये सब बातें हैं। मैंने बच्चों को प्रेरित किया कि तुम्हें आवाज उठानी चाहिए, मैंने बच्चों को प्रेरित किया तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए, मैंने बच्चों को प्रेरित किया कि तुम लोगों को सरकार के खिलाफ भी खड़ा होना चाहिए। और वहां से बने आईसीएस के छिपे एक गाना आज नया आया, कल परसों तो है, किसी ने, 2 आदमियों ने अलग अलग 2 गाने मुझे भेजे। एक गाना कुछ दिन बाद लॉन्च होगा, और एक गाना मैं चाहता हूं कि आज मैं चलाऊं यहाँ पर। तुम्हारा जो ये लगातार प्यार और ये सहयोग चलाते हैं, इसके लिए वर्ड्स नहीं हो सकते किसी के पास में। और ये चीजें सिर्फ थैंक यू पर नहीं बोली जा सकती, थैंक यू पर ये बातें नहीं निपट सकती है। एक गाना है, तुम्हें सुन के बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा था। मैंने महेश को बोला कि इसमें कुछ क्लिपिंग्स डाल दो। इसमें तुम लोगों को
डाला है। लाइट बंद कर देना मैं। अरे चित्ते आ रे ICS के हैं ये सारे, कदम उठाकर मैदान में उतरा, कभी ना माने हार ये छोरे। चित्ते आ रे ICS के हैं ये सारे। सीने का पेपर फाड़ के आया, सरकारी दफ्तर में ठिकाना, नोट सा के लाई निकी आई, लाइब्रेरी में दिन रात में नींद और चैन सभी भूल ये जावे। सिलेक्शन पक्का लेके रहेंगे गाँव में छाती तान के चित्ते आ रे ICS के हैं ये सारे। मैसरी जमीन आंगड़ी पे नचावे, जी के साइंस दिमाग में छावे, परिमल सर का साथ मिल जावे, मुश्किल भी आसान हो जावे। देसी छोरे साफ इरादे, जिंदगी के लाना झूठे वादे, देश के मैं मुद्दा ठाड़े। चित्ते आ रे ICS के हैं ये सारे। मेहनत में पूरा जी लगावांगे, बिना सिफारिश लिस्ट में आवांगे, कामयाबी के झंडे लहरावांगे। जब ज्वाइनिंग लेटर हाथ में होगा, हर सपना मेरा साथ में होगा, आसमां के तारे तोड़ भी लांगे, सोचो ना नामे हमारे बारे। चित्ते आ रे ICS के हैं ये सारे। चित्ते आ रे ICS के हैं ये सारे।
बिना सिफारिश लिस्ट में आवांगे, कामयाबी के झंडे लहरावांगे। जब ज्वाइनिंग लेटर हाथ में होगा, हर सपना मेरा साथ में होगा। आसमां के तारे तोड़ भी लागे, सोचो ना तामे हमारे बारे। चित्ते आ रे ICS के हैं ये सारे। चित्ते आ रे ICS के हैं ये सारे। कैसा लगा गाना? एक नंबर। ऐसे जो ना ये स्टूडेंट्स का ही योगदान होता है। बहुत सारे गाने जो हमारे बनाए हैं वे तो सभी स्टूडेंट्स ने ही बनाए हैं। ये जो मुझे भेजा था, ये जितेंद्र है, गुना ब्रांच में पढ़ता था और चंडीगढ़ पुलिस में सिलेक्टेड है। मैंने इसके पास एडिट करने के बाद भेजा था, पर इसका मैसेज आया हुआ है कि मेरे फोन में खुलती नहीं है। कोई बात नहीं, वैसे तो दोबारा भेज दूंगा मैं इसको। ये सफर यहाँ तक आया तो बबीता मैम ने बहुत सारा टाइम इसमें सेक्रीफाइस किया। हमारे बच्चों का बहुत सारा टाइम इसमें गया। फैमिली का बहुत सारा टाइम जो हम फैमिली को दे सकते थे वो इसमें गया। पूरा दिन पढ़ाया, पूरी रात पढ़े, पूरा दिन पढ़ाया, पूरी रात पढ़े। वहाँ से ये सफ़र चल के और यहाँ तक पहुँचा। तो बहुत सारे लोग बीच में चले भी गए, उनके अब नाम भी याद नहीं है हमें। बहुत सारे लोगों ने अच्छे इरादे के साथ ज्वाइन किया, बहुत सारे लोगों ने गलत इरादों के साथ ज्वाइन किया, बहुत सारे लोगों ने अच्छा काम भी किया, बहुत सारे लोगों ने खराब काम भी किया, और यहाँ तक ये सफर पहुंचा। लेकिन स्टूडेंट्स का साथ, प्यार, सहयोग, विश्वास ये लगातार बना रहा और लगातार इसलिए आगे बढ़ते रहे। 2024 के चुनाव में मैं ये समझता हूँ कि सरकार इधर से उधर जाने में ICS का बड़ा योगदान है और इस बात को सभी लोग मानते हैं। 2019 से और 24 के बीच में हम लोग बात करें तो हमारे युवाओं का बड़ा योगदान है फेयर सिलेक्शंस करवाने में। हम लोग उससे पहले की बात करें तो ये बिना पर्ची बिना खर्ची, तो बहुत सारे टीवी शो, बहुत सारे सरकारी कार्यक्रम तो बिना पर्ची बिना खर्ची सरकार के दिमाग तक डालना और फिर उसको सही करवाना, तो ये बच्चों का बहुत साथ था। और 2009 से 2014 अगर बच्चों का साथ ना रहा होता तो ये मुकाम हासिल कर पाना बिल्कुल मुश्किल था। 2014 में नरेश वर्मा सर ने पानीपत में एक ब्रांच खोली, गुरुग्राम ब्रांच हुई, फिर करनाल ब्रांच हुई, फिर सिरसा ब्रांच हुई, फिर दिल्ली ब्रांच हुई, और उसके बाद ब्रांचेस का ये सिलसिला। सिर्फ अकेली सोनीपत ब्रांच होती तो फिर हम क्या कर लेते। तो ब्रांच वालों का एक बड़ा योगदान, ब्रांच में भी जो स्टाफ है उसका बड़ा योगदान। और इसके साथ बहुत सारे वेंडर होते हैं, जैसे हम कभी डीजे मंगवाते हैं, कभी मिठाई करवाते हैं, कभी फिर और सारे काम जो है इन सब चीज़ों को करवाने के लिए ये बिल्डिंग बनाने का एक बड़ा हमारा फैसला बढ़िया साबित हुआ। सब लोग मना कर रहे थे कि सेंटर के लिए बिल्डिंग नहीं बनानी चाहिए। मेरे ख्याल से मैं पहला आदमी था जिसने सेंटर की बिल्डिंग बनाई थी और सब लोग बोलते थे पागल है ये। नरेश वर्मा मेरे दोस्त है, तब तो आर्किटेक्ट थे। हम हमेशा उनके पास जा करके बोलते थे कि भाई तू ऐसे कर दे, बोला ठीक है ऐसे करवा लो, पर इसका ये फायदा ये नुकसान। नरेश वर्मा पहले आदमी है जिन्होंने हमें बताया कि तुम्हें पढ़ाना तो ठीक है आता है, पर तुम हर फील्ड के एक्सपर्ट नहीं हो। वरना हम ये सोचते थे हम पढ़े लिखे इतने बच्चों को पढ़ाते हैं, इतने बच्चों को नौकरी लगवाते हैं, बड़े समझदार आदमी हैं। पर मास्टर बेसिकली समझदार नहीं होता, वो बहुत सारी चूक भी करता रहता है। उसका ध्यान 24 घंटे दिन रात 24 घंटे हमारा ध्यान एक ही बात पर रहता है कि पेपर में क्या आएगा और हम बच्चों को ये कैसे समझा दें और बच्चे कैसे प्रैक्टिस कर ले। इस प्रकार का बिहेवियर तुम लोगों को लगातार महसूस भी होता होगा कि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग एफर्ट लगातार हम लोग करते रहते हैं। शुरुआत में 3 महीने की तैयारी, सरकारी नौकरी तुम्हारी,
फिर कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ा, कुछ ज्यादा लोग पढ़ने लगे तो 6 महीने की तैयारी, सरकारी नौकरी तुम्हारी। हम 6 महीने का एडमिशन देते थे और 6 महीने की पढ़ाई में सिलेक्शन हो जाता था। 2 बार कोर्स तब कंप्लीट हो जाता था, 3 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार। फिर थोड़ा सा कंपटीशन और बढ़ा, फिर साल भर की तैयारी की बात आई। आज हम बात करें तो कहाँ है प्राइवेट सेक्टर में स्कोप, आज हम बात करें तो कहाँ है व्यापार का स्कोप एक आम आदमी के लिए। आम आदमी के मुद्दों को ना मीडिया उठाता, ना सरकार, ना पक्ष और ना विपक्ष। कुछ दिन पहले तुम लोगों ने एक विपक्ष के नेता का मामला वीडियो देखा होगा कि कैसे फोन करके भी व्हाट्सएप किया है, इसको HKRN में लगवा देना। गेस्ट टीचर्स लगना, तो गेस्ट टीचर लगने में कोई भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता। एडहॉक पर लगाना तो उसमें कोई भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता। ये अलग अलग तरीके से नौकरी पर लगाना होता है। टीचिंग के फील्ड में बिना किसी भी प्रॉपर प्रोसीजर पे फॉलो किए गेस्ट टीचर्स, एडहॉक पर टीचर्स, HKRN के थ्रू टीचर्स कम सैलरी पर लगा लिए जाते हैं और बाद में पॉलिटिक्स के चक्कर में उनको पक्का कर देते हैं। ये खिलवाड़ बहुत ज्यादा है। अभी कुछ दिन पहले कुछ अधिकारी हमारे पास आए थे, उन लोगों ने बताया कि 50% से ज्यादा ठेकाकरण है पुलिस में भी। पुलिस के अधिकारी, जितने ड्राइवर हैं सब HKRN, जितने होमगार्ड हैं ये अलग तरीके से, और कई और सर्विसेज भी बताई तो उन्होंने सारी बातें मुझे अभी याद नहीं है। कुछ लोग परमानेंट लगाए जाते हैं, वरना बहुत सारे लोग इस तरीके से भी लगाए जा रहे हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर मुझे लगता है एक उचित समय है, हम लोगों को थोड़ी सी आवाज उठानी चाहिए। आगे भी हमें इन चीजों के ऊपर खड़ा होकर के बात करनी चाहिए। बीच में कई बार हमारे संघर्ष रहे सरकार के साथ भी, मेरे और बबीता मैम के खिलाफ केस हुए, मेरे खिलाफ तो कई केस हुए, मैंने 1-2 बार गिरफ्तारी भी दे रखी है। अभी रिसेंट का जो ये मामला, जब टीचर्स को कौड़ी का कहा गया तो बबीता मैम ने कहा कि अगर टीचर्स कौड़ी के हैं तो ये अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकार फूटी कौड़ी के हैं। उसी बात के ऊपर केस हो गया, और केस होने से हम डर थोड़ी रहे हैं। ऐसे ऐसे केस एक भी जगह पता नहीं कितने हो जाए। अगर आप सोचते हैं, मिशनरी हैं, विचार रखते हैं कि ये सीन, ये सिस्टम, ये व्यवस्था बदलनी चाहिए, तो ये सीन, सिस्टम, व्यवस्था बदलने के लिए आपको ये कुर्बानियां तो देने के लिए तैयार रहना ही होता है। कई बार इस प्रकार से केसेस हुए हैं और वापस भी हुए हैं। वो वापस एकमात्र एक कारण था कि तुम्हारा साथ और तुम्हारा सहयोग, तुम्हारा साथ और सहयोग जितना मिलता है उससे और ज्यादा बेटर मिल सकता है। मेरी उम्मीद तुम लोगों से ये है, एक स्ट्रक्चर्ड फोर्स हमारे पास होनी चाहिए। और स्ट्रक्चर्ड फोर्स का क्या कि हर ब्रांच में, देखो सब लोग लीडर नहीं होते, लीडर कुछ लोग होते हैं। हर ब्रांच में 5 से 10 लोग ऐसे हों जो ये सोचते हो, नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब लगने तक पढ़ना है, तब तक हम लोगों को जो भी गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों को मैनेज करने में, जो भी एक्टिविटी होती है तो जो भी गतिविधि है वो मैनेज करने में अग्रिम भूमिका निभानी। बच्चों से बात करनी है, डिस्कस करना, हमारे साथ बात करनी, डिस्कस करना, प्लानिंग करनी है, और एक आधी बार मीटिंग के लिए आ सकते हो। तो इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर मैं चाहता हूं कि हमारा बन जाना चाहिए। जब मैं युवा काल में था तो नौजवान भारत सभा बेसिकली भगत सिंह द्वारा बनाई गई एक संस्था थी, तो नौजवान भारत सभा का मेंबर रहा। पिछले दिनों एक मेरा कोई फ्रेंड आया हुआ था, तो नौजवान भारत सभा का ही एक अंग था दिशा छात्र संगठन, कॉलेज में काम करता था। तो दिशा छात्र संगठन और नौजवान भारत सभा का मैं एक्टिव मेंबर रहा। और किस प्रकार से ये गतिविधियां होती है, सरकार का विरोध करना, सरकार के पक्ष में खड़ा होना है, तो बहुत बार हम लोगों ने ये सब चीजें देखी। गुजरात में भूकंप आया था, बहुत लोग मर गए थे, तो हमने सरकार का साथ दिया था। हम लोगों ने रोड बनवाने के लिए एक अभियान चलाया, जो कि सरकार ने जिद बना ली कि हम नहीं बनाएंगे। अब हम लोगों ने जिद बनवा ली कि हम बना के रहेंगे, और एक संघर्ष हुआ और फाइनली वो रोड बहुत बढ़िया बना। तो ये इसके ऊपर हमारी जीत हुई। इन सब चीजों के ऊपर वहां से सीखते हुए यहाँ तक, तो जो मुझे लगता है स्ट्रक्चर्ड फोर्स है उसका मामला अलग है। जैसे कॉकरोच पार्टी बन गई, वो स्ट्रक्चर्ड फोर्स नहीं है। कितने लोग आएंगे, कहां से कितने लोग आएंगे, कौन जाएगा, किसी को पता नहीं था। ये पता नहीं था कि वहां
करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच जाए और वहां पर हजारों की संख्या में लोग रह जाए, तो ये पता नहीं था। पता होने के लिए कि हमारा आंदोलन कैसा और किस प्रकार से चले, उसके लिए स्ट्रक्चर्ड फोर्स की जरूरत होती है। तो अगर तुम लोग इस प्रकार से सोचते हो कि हाँ हमें देश बदलाव में अपना फायदा करना है, देश का फायदा करना है, तो जरूर उसके साथ जुड़ना चाहिए। मैं अपनी लाइफ से ये कह सकता हूँ कि मैंने नौजवान भारत सभा में काम किया तो मेरा कौन सा नुकसान हो गया? मुझे अपनी बात रखनी आ गई, मुझे लड़ाई करनी आ गई, मुझे अपनी चीजों को आगे बढ़ाना आ गया। सारी चीजें मैंने वहां पर सीखी। वो सारी बातें तो सिखाई जाती हैं। कहीं पर हम लोगों को जुलूस निकालना है, कोई यात्रा निकालनी है, तो उसके लिए जो भी बातें सिखाई जाती है, झंडे कैसे बनाए, डंडे कैसे लाए, बैनर कैसे बनाए, ये सब बातें मैनेज कैसे करें, कहां पर रोड भर के चलना चाहिए, कहां पर 2 लाइन में चलना चाहिए। हम लोग युवा संसद में गए थे 12 जनवरी को, पगडंडी लाइन में गए थे, एक तरफ से गए थे, जा रहे थे, पुलिस वालों ने कई बार रोका भी, कौन हो, कहां हो, क्या जा रहे हो, क्या नहीं जा रहे हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें देखने सीखने को मिलती हैं। तो जो इस प्रकार के लोग हैं जो ये सोचते हैं कि बिना आवाज उठाए ये देश नहीं बदल सकता, अब किससे उम्मीद है तुम्हें? किस नेता से ये उम्मीद है पूरे भारत में कि ये सीन को बदलने के लिए काम कर रहा? तुम लोगों की गलतफहमियां, राघव चड्ढा नीट पेपर लीक पर क्या बोला आपको? वो समोसा महंगा और सस्ता जो एयरपोर्ट पर जा सकता हो तो खरीद सकता है, लेकिन इस ट्रेन में बैठ करके जाने वाले, धक्के खाने वाले लोग, बसों में लटक के जाने वाले छात्र युवा, उनका तो उसने कभी मुद्दा नहीं उठाया। उन्हीं की पार्टी थी, दिल्ली में 10 साल तक रही, जो कहते हैं कि शिक्षा और रोजगार के ऊपर काम किया। कितने टीचर उन्होंने परमानेंट लगाए? उनके टाइम पर एडॉक टीचर कितने लगाए गए? कितने उनके टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट के टीचर लगाए गए? तो उन्होंने शिक्षा के साथ कितना ज्यादा खिलवाड़ किया, मैं किसी भी पार्टी के बारे में बात कर सकता हूं। अभी ठीक है, सारी बातें चल रही है, फेयर सिलेक्शन के लिए बच्चों को नेगेटिव नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हिम्मत सिंह जी ने बनाई वीडियो कि बेमिसाल 2 साल, इन बेमिसाल 2 सालों में आज कौन आदमी ये बता सकता कि अगली भर्ती कब होगी, अगला पेपर कब होगा, फॉर्म कब निकलेंगे? किसी के सामने कुछ भी नहीं पता है। भाई साहब खुश हो रहे हैं कि बेमिसाल 2 साल। कैसे बेमिसाल? एक भी भर्ती भाई साहब से पूरी हुई नहीं है। पहले वाला सीईटी था, पहले वाला सीईटी का रिजल्ट भी लगभग जारी था, उसको अनाउंस भर करना था, वो सरकार उसके ऊपर जाने के बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया। उसके अलावा उन्होंने क्या किया? जेबीटी मेवात कैडर अभी भी फंसा हुआ है। ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट कितने ज्यादा जदोजहद के बाद उन्होंने, मेरे ख्याल से 20 बार तो मैं जाकर के सीएम साहब और मोहनलाल बडोली जी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है उनके पास गया, जाकर के आवाज उठाई और तब जाकर के ये काम किया। उसके बावजूद भी किस आदमी ने, किस नेता ने फेयर सिलेक्शंस के बाद फ्री ट्रांसपोर्टेशन, टैक्स फ्री एजुकेशन और रेगुलर कैलेंडर, इनके ऊपर कौन सा जो है ध्यान दिया? हिम्मत सिंह जी आए थे, पहली वीडियो बनाई थी कि रेगुलर रिक्रूटमेंट कैलेंडर बनाने पर मेरा जोर होगा। उस पहली वीडियो की कौन सी बात यहाँ पर है? और जब ये सारी बातें इस प्रकार से जाती हैं तो इस प्रकार से मुझे लगा कि अब भी नहीं बोलेंगे तो फिर तो गलत है, और ये वीडियोस वहां तक जाती हैं और जानी चाहिए। और हिम्मत सिंह जी, आपकी आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूँ, करवा देना केस दर्ज। मैं नहीं डरता केस दर्ज होने से। आईसीएस के 17 साल के इस सफर पर मैंने एक नजर अपनी निगाहों से डाली। तुम लोग इस पर क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो? तुम लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहते हो, बता सकते हो। कभी मैं अपनी पीठ थपथपा रहता हूँ हिम्मत सिंह जी की तरह। वहां से सूचना कहां से लेनी है? पीएसटी पीएमटी पर ही कितना ज्यादा कंफ्यूजन था। ये एक और कहानी, बायोमेट्रिक। जैसे बायोमेट्रिक क्या होती है, बहुत सारे लोगों ने पूछा मेरे से बायोमेट्रिक क्या है। तो बायोमेट्रिक क्या है कि ये निकिता है, इसी का पेपर है, यही पेपर देने गई है, तो इसके अंगूठे वहां पर लगेंगे पेपर में। बायोमेट्रिक भाई यही है। अब वो अपनी जगह सब अपना अपना बायोमेट्रिक पेपर के दौरान होता, कहीं फर्जी कैंडिडेट तो नहीं है।
हिम्मत सिंह जी की ही व्यवस्था फेल हुई और बहुत सारे सेंटर्स में बायोमेट्रिक नहीं हो पाई और वो बायोमेट्रिक अब भी पेंडिंग है। और जिन जिन की पेंडिंग है उनके पास प्रॉपर सूचना हिम्मत सिंह जी ने कहा और कैसे दी, मुझे बता दो जरा। खाम खाए अपनी पीठ थपथपाने से क्या फायदा है? मैंने तुमसे फीस ले रखी है, तुम्हारा टाइम ले रखा है, तुम्हारे बीच में खड़ा होकर के बातें करता हूँ, तुम सब लोगों को अपना नंबर दे रखा है। कोई आदमी वहां पर कभी नंबर जारी भी करते हैं तो कितने दिन उठता है, कितनी सूचना मिलती है, ये सब बातें तुम्हारे सामने ज्यादा है। तो हिम्मत सिंह जी आपको काम में सुधार करने की जरूरत है और ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है। एक एक बात पता होनी चाहिए हिम्मत सिंह जी कि फरवरी में निकलेंगे पेपर, ताकि सब लोग तैयार रहे पढ़ने के लिए। हिम्मत सिंह जी ये पता होना चाहिए जुलाई में पेपर होगा, ताकि सब लोग तैयार रहें। इतनी भयंकर गर्मी में पिछली भर्ती के दौरान बीच में दोपहर में भगाया था, जब मैंने आवाज उठाई थी तब उन्होंने पूछा और ये सुबह और शाम वाला किया, वरना दोपहर में वहां पर जाकर के खड़े मिलते। आधे से ज्यादा बच्चे तो फिजिकल इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी में उन्हें भागने की आदत नहीं है। और मैंने कितने बच्चों को कहा कि इनका कुछ पता नहीं है, तुम लोग दोपहर में भी भागना, और कितने लोगों ने दोपहर में भागने की भी प्रैक्टिस की है। ये सब बातें अब बच्चों ने वहां पर उनसे पूछा भर्ती, तो कहा है कि अक्टूबर में भर्ती पूरी हो सकती है, तुम्हारे काम की बात है। अब जिन लोगों का पीएमटी हो गया, पीएचडी हो जाएगा, तो पढ़ाई मत छोड़ना। कुछ लोग क्या करते हैं कि इस दौर में पढ़ाई छोड़ के बैठ जाते हैं। अब की बार टेस्ट में 10 गुना ज्यादा लोग बैठेंगे। 10 गुना ज्यादा लोग बैठने का मतलब क्या है कि 9 गुना पीएचडी पीएमटी सब करने के बाद, पेपर में बैठने के बाद रह जाएंगे। तो तुम रहने वालों में ना हो, करने वालों में हो, इसलिए तो यहाँ पर टेस्ट हो रहा है। उस टेस्ट में अपनी रैंकिंग देख लो। 3000 लोगों ने टेस्ट दिया और तुम ऊपर के 300 में हो, तो तुम 10% में आ रही हो। 3000 लोगों ने टेस्ट दिया और तुम उसमें नहीं हो, तो फिर तुम रह जाओगे। 4000 लोगों ने टेस्ट दिया तो तुम्हारा टॉप 400 में आना चाहिए रे, और नहीं तो फिर तुम्हें किताब भरने की जरूरत है। अब मैंने 10 रुपए किसी भी चीज की तैयारी में लगते हैं, मैंने किताब भरने का जो तरीका बताया उसको जिसने फॉलो किया, किसके पूरे नंबर नहीं आते, और जिसको पूरे नंबर लेने हैं उसको इस तरीके से पढ़ना है। हम पहले जो पढ़ाते थे तो सिर्फ सेंटर में पढ़ के काम बन जाता था, थोड़ा बहुत याद कर लिया, उसके बाद कंपटीशन बढ़ा, थोड़ी सी पढ़ाई, फिर घर पे पढ़ने का 3 से 4 घंटे की क्लास, 3 से 4 घंटे का होमवर्क, फिर उससे काम नहीं चला तो 3 से 4 घंटे की क्लास, 3 से 4 घंटे होमवर्क, टेस्ट, कॉपी चेक, ये चीजें उसके साथ इंप्रूवमेंट के आगे रही। और फिर अब जो कहा जा रहा है कि किताबें भरो, टेस्ट बनाया, टेस्ट दिया, 100 नंबर आ गए, गुड, नहीं आ गए तो किताब भर लो। अगले हफ्ते तक फिर तुम्हारा ये मामला बनेगा। मान लिया 1-2 महीने तक तुमने बेसिक और न्यू जर्नल 100 नंबर के करने लग गए, तो एक्यूरेसी का पार्ट तो सुधर गया तुम्हारा। उसके बाद नॉलेज और स्पीड की बात है। फिर एक एक चैप्टर तुम्हें ओल्ड जर्नल के करने हैं। जिन्होंने ये पहले वाला काम पूरा कर लिया वो एक एक चैप्टर वाइज लाल किताब का पहला चैप्टर किया, टेस्ट दिया, पूरे नंबर ठीक आ गए, ठीक नहीं आ गए तो एक बार फिर चैप्टर किया, फिर टेस्ट दिया, फिर पूरे नंबर आ गए तो ठीक। तो हर एक आदमी अपनी कमी के ऊपर काम कर सकता है। और कहीं पर ऐप में या कहीं पर कोई गड़बड़ लगती है तो ऐप टीम है, उनको बताओ, उनके बताने के बाद वो काम नहीं करते हैं तो मुझे बता दो। तुम सीधा मुझे बताओगे तो फिर ऐप टीम किस लिए है? ऐप टीम को बताओ, वो काम करेंगे, और जो नहीं करता तो वो मेरे को बताओ। इस तरीके से ऐप में भी इंप्रूवमेंट होगा, पढ़ाई में भी होगा, तुम्हारे में भी होगा, और तुम्हारी नौकरी भी लगेगी। पेपर कहीं पर एसएससी का मामला देखें गड़बड़ हो रही है तो आप अगर 20 नंबर मैथ के ले गए, 20 नंबर रीजनिंग के ले गए, 20 नंबर हिंदी के ले गए 80 में से एसएससी जीडी में, तो जीके में 80% तुमने लिए तो 20 में से 16-17, तो ये 80 में से 77, 76, 75 इतने पे सिलेक्शन कैसे नहीं होगा? कोई भी आदमी 420 करने के बावजूद भी तुम्हें बीट नहीं कर पाएगा। इस तरीके की तैयारी तुम्हें करनी चाहिए। पहला फोकस मैथ, फिर रीजनिंग, ये होने के बाद पर वीक एक एक टेस्ट देते जाओ, 100 नंबर तुम्हारे आ ही रहे हैं, वो रिवीजन हो ही रहा है, 2-2 कर लेना। जो बाकी टाइम बचा उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस नंबर वाइज करनी है। ये होने के बाद हिंदी, और ये होने के बाद थोड़ा बहुत हिंदी, ये होने के बाद हरियाणा जीके करने में कितना धन लगना है, इतनी सब बातें, ये है प्रॉपर तैयारी तुम्हारी। हरियाणा जीके तुमने कर लिया, नेशनल जीके तुमने कर लिया, हिंदी इंग्लिश तुमने कर ली, मैथ और रीजनिंग तुमने कर ली, कंप्यूटर तुमने कर लिया,
पूरे देश का कोई भी नॉन टेक्निकल एग्जाम है तुम वो पेपर पास करने की स्थिति में हो। जहां फेयर सिलेक्शन होगा वहां कट ऑफ लिस्ट नीचे आ जाएगी, जहां फेयर सिलेक्शन नहीं है तो कट ऑफ लिस्ट थोड़ी सी ऊपर है। जो हमारा देश है, जिस प्रकार का हमारा स्ट्रक्चर है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने ये बात बताई कि अपनी तैयारी बहुत मजबूत रखनी है। अगली भर्ती जब भी हो तो उसमें सिलेक्शन लेना है, और कभी कभार जब तुम्हें बताया जाए कि आज तुम्हें इस बात के ऊपर आवाज उठाने की जरूरत है तो वो आवाज उठाओ। और जो भी वीडियो जिस प्रकार से हम लगाते हैं स्टेटस के ऊपर, पहला साथ देने का काम होता है, उस पे स्टेटस पे उन वीडियोस को शेयर कर दिया करो। वो स्टेटस से ही शेयर हो जाती है, उसके लिए कुछ भी नहीं करना। मेरा जो स्टेटस है उसके ऊपर रीशेयर का बटन होता है, रीशेयर, और ऊपर जाकर के उधर वो भी देख लिया करो स्पीकर रहता है, स्पीकर पर अगर ऐसा है तो फिर आवाज नहीं आएगी, उसके ऊपर एक बार क्लिक करोगे तो फिर वो सही हो जाएगा। आवाज के साथ वीडियो शेयर, जो वीडियो तुम्हें अच्छी लगती है और जो तुम्हें लगता है कि ये बात लोगों को पता होनी चाहिए, उसको शेयर कर दिया करो। ये शेयर करना पहला साथ देना है। फिर कभी कभार ये यात्रा, हर एक चीज का एक टारगेट होता है, यात्रा निकालने का भी एक टारगेट होता है, तो ये यात्रा निकाली, उससे ये दिखता कि हाँ क्या मामला है दिन का, ये सोए नहीं है, अभी आवाज उठा सकते हैं, वो सब बातें। तो कभी कभार साल 6 महीने में 2, 3, 1 ये यात्रा निकलते तो उसमें साथ देना चाहिए। और कभी कोई जरूरत होगी तो मैं जरूर तुम्हें बता दूंगा, हाँ या ना? यस सर। तुम लोग चाहते हो टैक्स फ्री एजुकेशन हो? यस सर। उसके बारे में देखो, मैंने बहुत पहले बोला था कि मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना। मेरी बात सही है वो गलत होगी? कई साल पुरानी वीडियो है। तो यात्रा निकालेंगे, चाहे मुझे यात्रा निकालनी पड़े, लेकिन टैक्स फ्री एजुकेशन नहीं होगा तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, ये जो बात है। तो इस प्रकार की चीजें, फ्री बस पास, रेगुलर कैलेंडर, कितनी बार सीएम साहब को बोल लिया, कितनी बार मंत्रियों को बोल लिया, कितनी बार यहाँ के विधायकों को, बीजेपी के अध्यक्ष को, बाकी लोगों को, जसवीर दुधवा जी के सामने कितनी बार बातें हुई, वहां तक बातें पहुंची, लेकिन कितना असर पड़ा? जो तुम्हारे मुद्दे हैं वे उनके मुद्दे नहीं है, तुम्हारी गरीबी से उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको ये शिक्षा लेना, ये जो पढ़ाई हो रही है पढ़ाई होना, सर्विस दिखती है, और इसके ऊपर 18% टैक्स लग रहा है। तो इन सब बातों के ऊपर हम कई बार बात कर चुके हैं, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इतनी बातें हम तुम्हें कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। और जितने इस काम के ऊपर मैंने बोला, अब भी किसी के मन में शक है तो भाई साहब फिर माफ कर, और हम अनुमान नहीं छाती पाड़ के दिखा देंगे। इतने दिनों में 17 साल के इस इतिहास में मैं जाकर के पद के लिए लाइन में नहीं खड़ा हुआ। जब सोनीपत में सीएम साहब आते उस टाइम पर मैं अपनी क्लास में खड़ा होकर के यहाँ बात कर रहा होता हूँ, पढ़ा रहा होता हूँ, मैं उनके चक्करों में नहीं जाता। और जब मैं गया हूँ तो जब मिलने का टाइम मिला, जब उन्होंने मेरी सुनी है या वहां बुला करके नहीं सुनी है, मैं हमेशा तब गया हूँ। किसी भी कार्यक्रमों का हिस्सा, पॉलिटिकल कार्यक्रमों का हिस्सा मैं नहीं रहता हूँ। मुझे वहां जाकर के हाजिरी लगा करके कोई पोस्ट लेनी हो तो मिल सकती है, बड़ी इजीली मिल सकती है, नहीं चाहिए। मैं यहाँ पढ़ाता हूँ अच्छा हूँ, मैं यहाँ टीचर अच्छा हूँ, और जो बातें मैंने तब से आज तक बोली, कहाँ मेरी बातों में कंट्राडिक्शन है? जिस टाइम पर जरूरत थी हमने सरकार के खिलाफ बोला, जब जरूरत थी तब साथ भी दिया, लेकिन आज जब हमारी नहीं सुनी जा रही तो हम क्या करेंगे? रेगुलर कैलेंडर क्यों नहीं हुआ, सवाल है। टैक्स फ्री एजुकेशन क्यों नहीं होनी चाहिए, सवाल है। जो आदमी गरीब है उनके लिए फ्री बस पास क्यों नहीं होना चाहिए? ये स्टूडेंट नहीं है, ये सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस लेने वाले लोग हैं। ये सही कहानी है। एजुकेशन को सर्विस मानने वाला देश कैसे विश्वगुरु बनेगा, बड़ी कहानी ये है। स्कूलों का हाल यहाँ क्या है, हॉस्पिटल्स का हाल यहाँ पर क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का हाल यहाँ पर क्या है, किन्हीं बातों के ऊपर कितना ही बोला जा सकता है। हर टाइम पर नेगेटिव करना मेरी आदत नहीं है। इस पूरे सीन के अंदर अगर पिक्चर बदलनी है तो एक अपनी जिंदगी की मैंने बदली है, वही तुम्हें सलाह दे रहा हूं। मेहनत है, एकमात्र मेहनत। कविता मैम ने पूरा दिन क्लास और पूरा रात नोट्स बना करके अगले दिन फिर पूरी क्लास। जो कविता मैम की आवाज थी ना, वो आवाज अब ओरिजिनल है ही नहीं। यहाँ क्लास में बोल बोल करके पूरा दिन पढ़ा करके। सुनील सर के पुराने फोटो तुम लोगों ने देखे होंगे, कभी जवान हुआ करते थे, यहाँ पढ़ा करके सारे बाल हुए हैं। अब हमारी नई टीम पवन सर है, अमित सर है, गौरव सर है, प्रीति मैडम है। प्रीति भी आता हुआ मेरा रह गया। असल में जब भी टीचर्स मीट होती है तो प्रीति यहाँ से गायब मिलती है।
पूछेंगे कहाँ थी, बोला मेरी ननद की टांग टूट गई थी। अगली बार फिर क्या हो गया, क्या हो यार, बोला मेरी भाभी रे पटका पड़ गई थी। सारी ननंदर भाभी इसीलिए रहे तो अपना तो अल्लाह चल पत्थर होकर पड़ती रहे सारी। तू अपने ऊपर पड़छावा मत पड़न देना, कदे कदे ऊपर तो चाल डर 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 डर। चलो और कुछ पार्टी तो मैंने बता दिया, रसगुल्ले खिलाएंगे। इतनी गर्मी में देखो खड़े खड़े पसीने आ रहे, डीजे तुम्हारे इतना पागल थोड़ा ही, किसी को चक्कर आ गई तो फिर क्या उसके हाथ पैर मलते रहो। डीजे का काम होता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने, उसमें कभी लगवा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर जो ये अप्रैल चालू होता है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ नहीं। यहाँ इतनी गर्मी में खाम भाई किसी को दौरा पड़ गया तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बेटा मैं तो बहुत बार बातचीत करती रहती हूँ और आज भी यही बात कहूंगी कि देखो जीवन ना मौका देता है सबको, अपनी लाइफ सुधारने का मौका हर एक को मिलता है। कुछ लोग टाइम की कीमत को समझ के उसको आगे से पकड़ लेते हैं और कुछ टाइम को ऐसे ही जाने देते हैं। तो सबके लिए यही मैसेज है कि दुनिया में जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की, जितनों को मैं जानती हूँ या मैंने पढ़ा जिनके बारे में, सब बिल्कुल नॉर्मल से परिवारों से निकले। किसी का बहुत बहुत अमीर या बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन अपनी लाइफ में फोकस्ड रहे, अपनी सारी एनर्जी को एक दिशा में लगाया और आज हम देखते हैं उनके नाम किताबों में छपे हुए हैं। उन्होंने समाज में, दुनिया में एक मुकाम हासिल किया। तो जहाँ हो, जैसे हो, ये सोचो उससे आगे बढ़ना है। बहुत ऊंचे बड़े सपने एकदम से नहीं देखने चाहिए। और आज आईसीएस अगर 17 सालों में यहाँ खड़ा है, आईसीएस के पास जो कुछ भी है, ये कोई हमारी प्लानिंग का पार्ट नहीं था। हमने सिर्फ एक एक कदम आगे बढ़ाया, फिर आगे से आगे रास्ता अपने आप दिखता चला गया। जैसे धुंध होती है ना, अंधकार होता है, तो आदमी को बहुत दूर का नहीं दिखता, उसे एक एक स्टेप लेना होता है, अपने आप आगे चलता जाता है। यही भविष्य है। किसी को नहीं पता उसके भविष्य में क्या लिखा है। मैं भी तुम्हारी तरह का भी एक टाइम था जब ये सोचती थी कि अगर नौकरी मिल गई तो सब मिल जाएगा। नौकरी मिली, नौकरी मैंने की, 12 साल मैंने गवर्नमेंट स्कूल में टीचर के रूप में काम किया। लेकिन अगर आज मैं देखूं तो आज जिस स्थिति पे मैं हूँ, अगर मैं वहीं रहती तो मैं ये सब ना हासिल कर पाती। इसका मतलब बहुत सारी चीजें ईश्वर ने आपके लिए रची हुई है पहले से, लेकिन कदम आपको बढ़ाने पड़ते हैं। तो अपनी लाइफ का एक टारगेट बना लो कि इतना कम से कम कर ले कि जिंदगी में कोई बड़ा काम या फिर कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़े तो किसी के भरोसे न रहना पड़े। और उसकी सबसे पहली शुरुआत हम नॉर्मल परिवार, मैं भी एक नॉर्मल से परिवार से हूँ, हमारे घर की पहली शुरुआत होती है इंडिपेंडेंट होना। और इंडिपेंडेंट अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में पहला कदम जमा लें तो बहुत हद तक अपने डिसीजंस लेने में हमें आज़ादी मिल जाती है। कम से कम मैंने तो इसी चीज़ को देखा। फिर आपके बड़े बड़े डिसीजंस को भी बाकी लोग एक हाँ में शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए खूब पढ़ो, मेहनत करो और कोशिश करो 2026 में जितने महीने रह गए इनमें अगर कोई गलती से सरकार थोड़ी सी एक्टिव होकर बढ़िया नौकरी निकालती है तो तुम्हारा नंबर जरूर आए। और अगर इस साल नहीं आती बड़ी भर्ती, वैसे उम्मीद है अक्टूबर में, तो खुद ही कल परसों तुमने देखा उनकी वीडियो थी, नहीं तो 2027 के स्टार्टिंग में फिर जितनी अब तक फॉर्म भरे गए हैं इनकी भर्तियां कभी ना कभी तो होंगी, तो उसकी तैयारी रखें। देखो बेटा, जो लोग पढ़ाई के बीच में भागते हैं, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन कहती हूँ, अपने आप से पूछना चाहिए कि ये नहीं तो हमारा प्लान बी क्या, या तो प्लान बी हो। अगर प्लान बी नहीं है तो पढ़ाई मत छोड़ना। प्लान बी है, कोई बिजनेस कर सकते हो, कोई ऑप्शन है और तो ठीक है, अभी कुछ टाइम इंसान तैयारी करे फिर छोड़ दे। लेकिन अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये दिख रहा है कि इसके बाद मुझे कुछ और आता ही नहीं है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, या मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो फिर इस रास्ते पे जम के चलते रहो और बहुत सलीके से, तरीके से पढ़ाई करो। ऐसी तैयारी करो कि जब भी एग्जाम हो तो तुम्हारा नंबर 100% आ जाए। सबका नहीं आएगा। जो मेहनती हैं, रोज का काम रोज करते हैं, टीचर्स की बातों को फॉलो करते हैं और उनके मन में है कि हमें आगे बढ़ना है, वो 100% कामयाब होंगे। तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, आगे बढ़ते रहो। लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आए तो एक बात हमेशा याद रखना, ऐसा जीवन में कोई इंसान नहीं है जिसके ऊपर मुसीबत ना आती हो, जिसका टफ टाइम ना आता हो, जिसकी बेइज्जती समाज, दुनिया में, समाज में, परिवार में ना होती हो। सब एक जैसे हैं,
सबकी लड़ाइयाँ अलग अलग हैं। आपको दिखता होगा कि इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, बेटा कोई ऐसा नहीं है। अंबानी के बेटे को भी देखो हेल्थ प्रॉब्लम्स है ना, पैसे से भी वो हेल्थ प्रॉब्लम नहीं ठीक हो पाई ना। ऐसे किसके घर में, किसके मन में, किसके अंदर क्या युद्ध चल रहा है ये दूसरे को नहीं पता। यहाँ सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, किसी को फाइनेंशियल है, किसी को इमोशनल है, किसी को सामाजिक कोई दिक्कत है, भाई समाज में एक छवि नहीं है, या समाज में पिताजी ने कुछ या माँ ने कुछ ऐसा काम नहीं किया कि एक अच्छी छवि बन पाई, किसी घर में पैसे नहीं है, कोई बीमारी बहुत ज्यादा, तो ये नहीं पता। हर इंसान के साथ प्रॉब्लम है। समझदार कौन? जो उन प्रॉब्लम्स को डील करते करते भी अपनी पर्सनालिटी को खराब ना होने दे, और हमेशा कोशिश करो मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी तो लोग खुश रहते हैं ना। हर कोई इंसान तो नहीं ऐसा रोकड़ा सा चेहरा बनाए रखता। तो ये सोचना ही नहीं, खुश रहेंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे, तुम्हारी एज में भगवान 5% मदद करेंगे, 95% तुम खुद अपना काम करोगे। जब तुम 40 पार जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि बहुत सारी चीजें भगवान की प्लानिंग का पार्ट होती हैं। लेकिन अगर यही सोच के मैं बैठ जाती तो मैं तो बहुत 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 पीछे रह जाती। तो अपनी जो तुम्हारी एज है ना, इसमें भगवान का 5% रोल है, बस 95% तुम्हारी मेहनत है। फिर जब बड़ी एज आ जाए तब समझ में आएगा कि लाइफ अलग तरीके से है। लेकिन तुम्हें नहीं सोचना, तुम्हें सोचना मेहनत पहला काम है। और तुम्हारे सामने देखो मेरी बेटी भी खड़ी है, इसको भी मैं यही कहती हूँ, सबसे पहली प्रायोरिटी पर अपनी लाइफ को सेट करना है, तो खुद की मेहनत करो। माँ बाप का या भगवान का आशीर्वाद सिर्फ 5% रोल प्ले करेगा। दिन रात पढ़ोगे, मेहनत करोगे, 100% फल मिलेगा। हो सकता है किसी को 6 महीने में मिल जाए, किसी को 6 साल में मिले, लेकिन 100% सिलेक्शन होगा। अभी सुबह अंकित आया हुआ था, जो कई बार क्लास में आता था, जो पटवारी में उसका हो गया, तो बता रहा था कि मैम उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई, तो पेपर होता होगा, कि फ्लार उसी ने दिया था। तो सुबह अभी आया, मिलके चला गया। उस लड़के के पिताजी गुजर गए थे जब वो शायद बहुत छोटा 2nd क्लास में था। उसकी माँ ने शायद 2 या 3 2 भाई और शायद 1 बहन है। सारे बच्चों को उस माँ ने बहुत यंग एज में विधवा हो गई वो लेडी, अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया। बड़ा लड़का जब थोड़ा सा उम्र हुई तो उसको लगा कि परिवार पालने में माँ की मदद करनी चाहिए, उसने भी काम धाम शुरू कर दिया। जो 2 छोटे भाई बहन थे, इनको पढ़ा लिखा के दोनों सेटल्ड हैं। एक बहन पुलिस में लग गई और एक ये अंकित पटवारी लग गया। तो 2 बच्चों की लाइफ सेट हो गई, कम से कम चारों की जिंदगी अपने आप आगे आराम से चल पड़ेगी ना। तो यही तुम्हें बता रही हूँ, हर किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम है। क्या अंकित ने प्रॉब्लम नहीं देखी, लेकिन पढ़ता रहा। कई बार तो हमें लगता था कि पागल ना हो जाए, इतना पढ़ता था। लेकिन पढ़ते आज वो कह रहा था, मैम अपने डिपार्टमेंट में सबसे यंग हूँ मैं। घरौंडा में उसकी ज्वाइनिंग हो गई है फाइनल, और कह रहा था वहाँ सब 35-40 साल की उम्र के लोग हैं, और ये है 24 साल का। 24 साल की उम्र में पटवारी लग गया, और उसको ट्रेनिंग पूरी हो गई। अदरवाइज तो 22-22.5 साल में इसका हो गया था कि मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वही एग्जाम्पल दे रही हूँ कि सबकी जिंदगी में दुख है, किसी को पिता का, किसी को माँ का, किसी को अनाथ होने का, किसी को पैसों का, शरीर का, बीमारी का। लेकिन इन सबसे लड़के जूझ के आगे बढ़ना है, और यही लाइफ है। जो खुश रहेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, 100% ईश्वर किस्मत उनका साथ देंगे। तो बहुत 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 सारा आशीर्वाद, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।